बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर आज़म काजी। ख़ित्ते में एक नया भूचाल जन्म ले रहा है। बगराम एयरबेस जो कभी अमरीकी ताकत का सबसे बड़ा निशान था, अब एक बार फिर आलमी स्ट्रैटेजिक रस्साकशी का मरकज़ बनता जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुले लफ्ज़ों में तालिबान को धमकी दी है कि अगर बगराम पर रुकावट डाली गई तो अंजाम संगीन होगा। दूसरी तरफ तालिबान ने दो टोक ऐलान किया है कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी बराए फ़रोख्त नहीं है। ये सवाल अब पूरे खित्ते के लिए अहम है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई बगराम एक स्ट्रैटेजिक महाज की बुनियाद बनने जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल सईद मोहम्मद खान ने, फॉर्मर वाइस ऑफ एयरफोर्स। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर फरमाइएगा, सबसे इस वक्त का जो अहम सवाल है कि बगराम एयरबेस की फ़िज़ाई और जोग्राफियाई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर वन, और अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका इस पर दोबारा काबिज़ क्यों होना चाह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मंसूर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज दोबारा अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सर थैंक यू। बगराम जो है इज़ अ बेस जो कि क्या कहते हैं काबुल से तकरीबन 47 किलोमीटर्स नॉर्थ में है। ये बेस 1950s में रशियंस ने बनाया था जब अफगानिस्तान रूस का एक सैटेलाइट होता था। लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने अलकायदा के खिलाफ एक अफगानिस्तान में जंग शुरू की तो उन्होंने बगराम एयरबेस को टेक ओवर किया और उन्होंने मेरा ख्याल सेंट्रल जो कमांड है उनकी, उसका जो सबसे बड़ा और मजबूत बेस था वो बगराम को बनाया। ओके। अब बगराम जो है वो मैं इससे पहले कि मैं उसकी जियो लोकेशन की बात करूं, मैं आपको बता दूंगा कितना बड़ा बेस है। ठीक है ना, वो एक ऐसा बेस है इस पूरे रीजन में जिसके अंदर दो सर्फेसेस हैं और एक सर्फेस जो है वो तकरीबन 12,000 फीट लॉन्ग है। मीनिंग इसका कि वो जो अमेरिका के बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट हैं लाइक C5 गैलेक्सी, उनको सपोर्ट कर सकता है या उनकी लैंडिंग को बर्दाश्त कर सकता है। ये बहुत कम एयरबेसेस या एयरफील्ड्स होती हैं जो जिनके पास ये कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि आपने एयरफील्ड के LCN को उतना स्ट्रॉन्ग करना होता है कि जो है कि वो भारी से भारी जहाज को बर्दाश्त कर सके। प्लस क्या कहते हैं, अमेरिका ने जब बगराम को एक पूरे बेस की शक्ल दी तो उन्होंने तकरीबन 110 जहाज़ों को हैंगर्स के अंदर रखने की कैपेबिलिटी बनाई। तकरीबन 2 बड़े टारमेक्स हैं जो एकर्स के ऊपर मुश्तमिल हैं और तकरीबन 3 मेंटेनेंस हैंगर्स हैं। सो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी थी। दूसरा ये कि उन्होंने अपने जितने ऑपरेशंस थे जो अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो उन्होंने अलकायदा को कंट्रोल करने के लिए किए थे सेंट्रल कमांड ने, वो सारे के सारे प्राइमरीली बगराम एयरबेस से ऑपरेट होते थे, जिसका मतलब है कि बगराम में अमेरिका की लेटेस्ट जहाज थे हर किस्म के, अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, कार्गो एयरक्राफ्ट, कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, AEWCs, सारे जहाज जो थे वो इधर मौजूद थे और उनको सेफ रखने का एक बंदोबस्त था। ठीक। यहाँ ये बेस इतना बड़ा है कि यहाँ तकरीबन 10,000 लोगों के रहने का, उनके हर चीज का यानी कि बंदोबस्त है। ठीक। इसका मतलब है कि वहाँ हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, एवरीथिंग जी ठीक है ना। अब बगराम की जो जियो लोकेशन है ना, वो इसलिए अमेरिका ने इधर इतनी इन्वेस्टमेंट की थी कि बगराम जो था ना, जो यूरो एशिया जिसको कहते हैं, कि जो कि इस इलाके का आप कहें कि साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया में एक उसकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक थी। अगर अमेरिकन इधर थे तो वो तकरीबन सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट से दूर थे, जो कि चाइना के वेस्टर्न न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन प्लांट्स बिल्कुल जो सिनकियांग प्रोविंस में है, वो उनके यानी कि देवर यानी कि अमेरिका उधर पहुंच सकता था सिर्फ 1 घंटे की दूरी से। बिल्कुल। इसी तरह
जो तेहरान था, जो उसका एक अगेन एनिमी है, हाँ जी। जो ईरानियन बॉर्डर है वो सिर्फ 800 किलोमीटर दूर है, और तेहरान जो है सिर्फ 1600 किलोमीटर सो दूर है दे ऑल बगदाद आर इन द क्लोज विसिनिटी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसमें इसमें एक और चीज़ की तरफ ज़रा, बिकॉज आप इनका मेंशन ही कर रहे थे, मेरा अगला सवाल भी ये था कि अगर अमेरिका वाकई बग्राम पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो एक सिनेरियो जहां पर ईरान है, रशिया है, चाइना, ये तो एक सिनेरियो है, इस पर भी मैंने बात करनी है। तो क्या खित्ते में जो जो एयर पावर बैलेंस है, आपको नहीं लगता ये एक यकतरफा हो जाएगा, जिसमें, और इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान जो कि हमेशा से कैटलिस्ट का किरदार अदा करता रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टॉक्स बिटवीन अफगान तालिबान एंड यूएस, उसका स्टेटस क्या होगा? चीन और देन रशिया, ये कहां खड़े होंगे फिर? मैं ऐसा करता हूँ कि ना, मैं सिर्फ अपने पिछले सवाल को जल्दी से खत्म जी करके जी आप जी प्लीज। सवाल पर आ जाता हूँ, ठीक है ना। जी। सो बगराम एक ऐसा बेस है जिससे चाइना, ईरान, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, पर्शियन गल्फ, रशिया और अफगानिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स निकल रहे हैं, गोल्ड, कॉपर, इन सब के ऊपर अमेरिका एक निगाह रख सकते हैं। सो ओके। बगराम की पोजीशन बहुत सेंट्रल है। अगर अमेरिका दोबारा ऐसा बेस बनाने की कोशिश करेगा तो उसको एटलीस्ट 10 साल लग जाएंगे ओके। इस क्वालिटी का बेस बनाने में। बिल्कुल सो सही। दैट इज व्हाई अमेरिका इज सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग बगराम बैक इमीडिएटली। ओके। मंसूर, अगर आप पिछले 2 महीनों की एक्टिविटीज देखें तो आप देखेंगे कि बोथ चाइना और रशिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक का मकसद सिक्योरिटी है। रशियंस चाहते हैं कि अगर बगराम जो है वो क्या कहते हैं, अफगानीज जो है वो अमेरिका को नहीं देते तो वो अमेरिकन जो हैं वो उनके बॉर्डर के ऊपर आके नहीं बैठेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर और रशिया का बॉर्डर बिल्कुल एक दूसरे से मिलता है। सेकेंडली, जो चाइना ने सीपेक 2 का इरादा शुरू किया हुआ है, उसमें वो ये चाहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया को अप्रोच करें थ्रू अफगानिस्तान, ठीक। और उसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान को बहुत सारी यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफर किए हुए हैं। अब ये जो है क्या कहते हैं, अफगानियों ने अब ये फैसला करना है कि उन्होंने किस कैंप में जाना है। ओके। क्या वो अमेरिकन कैंप में जाना चाहते हैं? अमेरिका ने उनको कुछ पैसे ऑफर किए हैं। एक खबर ये भी है कि अफगानिस्तान ये सारी बहस उनके साथ इसलिए कर रहे हैं कि वो जो प्राइस है उसको। ग्राम बेस ऑन रेंट, ठीक है ना, जी। वो बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक र्यूमर है, ओके। ठीक है ना। लेकिन चाइनीज जो हैं वो उधर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वो अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को उस जगह लेके जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि थ्रू अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया जो है वो उसकी वो तिजारत खुल जाए, और गवादर जो है वो जो सीपेक 1 है, हाँ जी। उसको वो ज्वाइन कर ले। ओके। उसमें लॉन्ग टर्म अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा फवायद है। ओके। सो एक ये मुश्किल फैसला है अफगानियों के लिए, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने किसके साथ आगे चलना है। ओके। अच्छा सर, अगर हम बात करें चीन की, रशिया की और ईरान की, और उसके दरमियान में अमरीकी एयरबेस, क्या हम कोल्ड वॉर 2.0 फ़िज़ाई वर्जन में दाखिल हो रही हैं? आपको लगता है कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होने जा रही है जी? देखिए, अभी जो है ना, चाइना ने अमेरिका को मिलिट्री प्रावस के अंदर चैलेंज करना नहीं शुरू किया, लेकिन वो दिन ज्यादा दूर नहीं। हम अभी भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं मंसूर, ठीक है ना। लेकिन अगले 5 से 10 साल के अंदर जब चाइनीज इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे इस इलाके में, और जब चाइना को अपने आप पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को सेफगार्ड करना होगा, तो उसको सूनर और लेटर क्या कहते हैं, अमेरिका को मिलिटरीली चैलेंज करना पड़ेगा। ओके। ठीक है ना। जो मई 2025 का जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, उसने एक चीज दुनिया को बहुत क्लियर कर दी है कि एक वो जो एक मिथ थी दुनिया में कि जी के वेस्टर्न डिफेंस इक्विपमेंट का कोई तोड़ नहीं है, में कॉन्फ्लिक्ट ने ये शो कर दिया है कि नहीं, चाइनीज वेपन्स भी अगर सही हाथों में हो तो दे आर ऑल्सो इक्वली कैपेबल एज दी वेस्टर्न डिफेंस इक्विपमेंट। ओके। तो वो जो अब मिथ टूट गई है, उसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अब
अमेरिका को एज अ नेट सिक्योरिटी गारंटर नहीं समझ रही हैं, एग्जैक्टली। वो अब चाइना की तरफ देख रही हैं। और ठीक। स्लोली एंड ग्रेजुअली 5 से 10 साल में मंसूर वी विल मूव फ्रॉम अ यूनिपोलर वर्ल्ड टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, वेरी और राइट। बाइपोलर वर्ल्ड में हम चले जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें इसका एक और भी पर्सपेक्टिव अगर देखें कि पाकिस्तान के लिए बगराम एयरबेस कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, क्या हमारी एयरफोर्स को इस नई सूरत हाल में आपको लगता है कि जो हमारी दिफाई हिकमत अमली है उसको असर नौ तरतीब देना होगा, या आपको लगता है कि नहीं, पाकिस्तान के लिए ये कोई इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, अगर थ्रेट हो सकती है तो डाउन द रोड टू द अदर कंट्रीज जिसमें चाइना है और ये, इनके लिए शायद अमेरिका की प्रेजेंस यहां पर एक थ्रेट हो, इसको आप क्या कैसे देखेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक 77 ईयर्स में कभी भी अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया है, और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमारी डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है और जो हम चाह रहे हैं कि जी के अगले 15 से 20 साल तक हम किसी और कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दाखिल ना हो, तो मैं नहीं समझता कि हम कभी भी एक ऐसी सिचुएशन में जाना चाहेंगे, या हम 100% अवॉइड करेंगे कि जहां हम और अमेरिका मिलिटरीली एक दूसरे के खिलाफ पिच हो जाए। जहां तक कैपेबिलिटी का ताल्लुक है मंसूर, ये तो पाकिस्तान ने शो कर दिया है मई में कि जी के हम किसी से कम नहीं है। एग्जैक्टली। अगर हमारे ऊपर कभी ये वक्त आया कि हमें अमेरिकन को भी फेस करना पड़ा, तो हम उनको फेस कर सकते हैं। वो इसलिए हमारे लिए आसान है कि हम फॉर द लास्ट 77 ईयर्स अमेरिकन इक्विपमेंट ही इस्तेमाल एग्जैक्टली, करके हमने बिल्कुल। इंडिया के ऊपर अपनी यानी कि सुप्रीमेसी को कायम रखा हुआ था, मिलिट्री सुप्रीमेसी को। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ठीक। ना? तो हम उनके टैक्टिक्स को, हम उनके इक्विपमेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वेरी ठीक। राइट, बिल्कुल सही। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं कभी इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहूंगा कि जहां हम और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। ए मार्शल सईद मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। बिल्कुल नाज़रीन, बगराम एयरबेस महज एक फौजी अड्डा नहीं बल्कि ताकत के इस आलमी खेल की अलामत है इस वक्त, जिसमें हर फैसला पूरे खित्ते का नक्शा बदल सकता है। सवाल ये है कि क्या ये रस्साकशी अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी को रोंद कर एक नए तसादुम को जन्म देगी, या दुनिया अक्ल के साथ आगे बढ़ेगी? ताकत के इस खेल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वो अपनी सलामती और खित्ते के अमन के दरमियान मतवाज़न रास्ता निकाल सके। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, तारीख ने वाकई एक नया मोड़ लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दफ़ाई मुआहदा सिर्फ दो ममालिक का ताउन नहीं बल्कि मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के ताकत के तवाज़ुन में एक बड़ी और फैसला कुन तब्दीली है। यह मुआहदा ना सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को नई जिद्दत देता है बल्कि आलमी स्टेज पर एक नई बहस को भी जन्म दे रहा है। यही वजह है कि नई दिल्ली और तेल अबीब में बेचैनी बढ़ रही है। कहीं इस खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा कहा जा रहा है और कहीं पाकिस्तान को गेम चेंजर के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुआहदा खित्ते के मुस्तकबिल को किस सिमत लेकर जाएगा? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए नाज़रीन मेरे साथ हैं जौहर सलीम साहब, साबिक़ सेक्रेटरी खारजा हैं, और मेरे साथ हैं मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद साहब। वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू टू ज्वाइन मी। जी जौहर सलीम साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये दफ़ाई मुआहदा नंबर 1 कितना गैर मामूली है, नंबर 2 तारीखी कितना है, और क्या वाकई ये खित्ते की ताकत का तवाज़ुन बदलने की सलाहियत रखता है? जी बिल्कुल तारीखी तो है ये मुआहदा। हालांकि इसमें ये कहना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो बरादराना ताल्लुकात हैं, और जिनको अगर हम माजी में जाएं तो वो एक लैंडमार्क था 1951 जब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी। फिर उस बेसिक फ्रेमवर्क के ऊपर बहुत से शोबों में ताउन बढ़ा, खुसूसन इक़्तिसादी ताउन जो बहुत ही ज़्यादा है दोनों मुल्कों के दरमियान, और दफ़ाई ताउन। अब दफ़ाई ताउन में इस हद तक रहा है पास्ट में कि जहाँ पे पाकिस्तान की ट्रूप्स वहाँ पे स्टेशन रही हैं डिविजन्स की हद तक, 60s में, 70s, 80s, 90s, बहुत सी दहाइयों में, खुसूसन 80s में और 90s में जो है एक बड़ी तादाद पाकिस्तान की वहाँ पे स्टेशन रही है ट्रूप्स की।
और जब वो नहीं भी था तो उस वक्त भी हमारे हजारों के हिसाब से हमारे ऑफिसर्स और एडवाइजर्स वहाँ पे ट्रेनिंग जो है ना उसमें इन्वॉल्व रहे हैं सऊदी आर्म फोर्सेस के मुख्तलिफ शोबों में, और फिर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ज्वाइंट होती रही हैं, ट्रेनिंग एक्सचेंजेस होती रही। तो बहुत ही वसी और बुनियाद एक ताउन की तारीख है दोनों मुल्कों के। अभी जो ये मुआहिदा साइन हुआ है, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कॉपरेशन है जो किन्हीं भी मुल्कों के माबैन हो सकती है, इसलिए कि इसमें आप ये कह देते हैं कि एक मुल्क पे हमला, इन दोनों में से दो मुल्कों पे हमला तस्वर होगा, an aggression act of aggression on one country, on either country rather, will be deemed as an act of aggression on both countries। तो वो मतलब जो है, अब वो एक बहुत बड़ी बात है। अब इससे अब जो है, एक तो खैर इससे वो इत्मीनाद जाहिर होता है जो दोनों मुल्कों के माबैन है, किस हद तक है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक हाईएस्ट फॉर्म है ना जो आप ट्रस्ट की और एक आपस में डिफेंस कॉपरेशन की। दूसरी चीज है कि इससे पाकिस्तान का रोल जो है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो और उभर के सामने आया है, बिकॉज इससे पहले हिंदुस्तान ये क्लेम करता था कि जी पाकिस्तान तो एक डिस्ट्रप्टिव पावर है, वो तो जी जो है ना वो सिक्योरिटी को बल्कि वो कम करा खतरे में इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, और हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। लेकिन वो बात गलत साबित होगी, पाकिस्तान का रोल उभर के सामने आया। और दूसरी चीज ये कि इस खत्ते में आपने खुसूसन ये पूछा कि इस खत्ते में और जो है मशरक़ वस्ता में किस तरह ये ताकत का तवाज़ुन है जिसको कहते हैं उसको ये बदलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुआहिदा है ये ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए नहीं है, क्योंकि आप ये देखें कि ये किसी भी मुल्क के अगेंस्ट डायरेक्टेड नहीं है, इसमें किसी भी मुल्क का जिक्र नहीं है, इसमें है जिक्र के जारे जो भी जारे होगा। और ये मुआहिदा जो है ये बेसिकली जो है ना डायरेक्टेड है इस तरफ के जो पीस एंड सिक्योरिटी है वो एनहांस की जाए, इस रीजन की भी जो हमारा रीजन है साउथ एशिया, और उस रीजन की भी जिसमें सऊदी अरब वाक़या है, यानी कि जीसीसी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो लिहाज ये बहुत ही मुस्बत माहिदा है। ओके सर, जनरल रजा सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स थे, ज़रा इसको मैं आपके साथ ज़रा टेकअप करूँ। इस मुआहिदे के सबसे जो नुमाया शिक है कि किसी एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। भारत ने खुली तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि ये जो मुआहिदा है ये खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। सर, आपके नज़दीक भारत की ये घबराहट हकीकत पर मबनी है या दबाव डालने की एक कोशिश है इस पूरी सूरत हाल पे? बहुत शुक्रिया जी काज साहब, और आपके लिए और जौहर सलीम साहब के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत अस्सलाम वालेकुम। बात यह है जी कि किसी सूरत भी खित्ते के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा। ये मेरे ख्याल में तो ऑपोजिट है कि ये स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए भारत को प्रॉब्लम क्या है? भारत को प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान और जो सऊदी अरेबिया का मुआहिदा है, जैसे अभी जौहर सलीम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये दोनों मुल्कों में ये बात हुई है कि एक पे हमला दूसरे पे तस्वर होगा, हमला तस्वर होगा। तो अभी इंडिया जो है उसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंटरट्वाइंड है सऊदी अरेबिया के साथ। खुदा न ख्वास्ता का तो ऐसे हालात पैदा होते हैं कि इंडिया ये सोचता है कि पाकिस्तान पे कोई हमला करे या कोई गड़बड़ करे या कोई शरारत करे, तो उसे एक दिन 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि इट वुड ऑल्सो मीन अटैकिंग सऊदी अरेबिया। नंबर 2 बात ये है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं इंटरट्वाइंड हैं, तो सऊदी अरेबिया की तरफ से भी उनके ऊपर एक प्रेशर होगा। मेरे ख्याल में तो ये बल्कि खित्ते में ज़्यादा तवाज़ुन आएगा, बेहतरी आएगी तल्लुकात में। और मेरे ख्याल में इंडिया को ये सोचना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि उन्हें अपना जो बिहेवियर है पूरे साउथ एशिया में और स्पेशली पाकिस्तान की तरफ उसको रिकंसिडर करके उसको चेंज करना पड़ेगा। वेरी राइट। जौहर साहब, इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा इजराइल को भी साथ टैग अलॉन्ग कर लूं, क्योंकि परेशानी वहां पर भी है। इजरायली थिंक टैंक्स जो हैं और मीडिया इसे गेम चेंजर करार दे रहा है। आपके ख्याल में हिंदुस्तान का हमने सुन लिया, इजराइल में ये बेचैनी के सबब क्यों है? इजराइल को क्या परेशानी है इस पूरी सूरत हाल में आपको लग रही? जी बिल्कुल, जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि देखें, अगर इस खित्ते में हिंदुस्तान अगर सोचता है दोबारा पाकिस्तान पे जारियत करने का, तो उनको ये फिर कई बार सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये फिर एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट सऊदी अरब भी तस्वुर होगा। तो जाहिर है सऊदी अरब के साथ उनके बहुत ज़्यादा गहरे इक़्तिसादी ताल्लुकात, उस तरह से स्ट्रेटेजिक तो नहीं है या उस तरह के बरादराना नहीं जितना हमारे हैं, लेकिन इक़्तिसादी लिहाज बहुत ही ज़्यादा वसी बुनियाद है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल भी एक ज़ाहिर है कि जारियत तो कितनी 7 मुसलमान मुल्कों पे वो जारियत कर चुका है पिछले 1 साल में, अगर हम उसकी बात करें। और अब कतर पे की जारियत
तो उसके बाद जीसीसी, बिकॉज कतर भी जीसीसी का मेंबर है उसी तरह जिस तरह सऊदी अरब मेंबर है। सऊदी अरब तो खैर लीडिंग मेंबर है उसके जीसीसी के। तो अब जीसीसी को भी ये फील हुआ कि हम इसराइल से हम भी महफूज नहीं है। ओके। तो उसमें अब अगर इसराइल वहां पे हमला करने का सोचता है तो उसमें जाहिर है इस माहदे की रूह से फिर वो चीज भी आ जाती है कि वो पाकिस्तान पे भी एक किस्म का एक्ट ऑफ एग्रेशन कंसिडर होगा। तो उसमें फिर उनको भी सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान तो एक जाहिर है कि फौजी एतबार से बहुत ही अहम मुल्क है। जिस तरह भी हिंदुस्तान की जारी का मुकाबला किया पाकिस्तान ने, तो उसके बाद तो पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है और उसकी इस्तेदाद के बारे में वो अंदाजे जो उनसे हैं वो बिल्कुल वो पहले से ज्यादा मुख्तलिफ हो गए हैं। तो वेरी इसलिए बिल्कुल ये और इसराइल का, बस मैं इसमें एक पॉइंट और इजाफा कर दूं कि देखें इसराइल का और इंडिया का, हाँ। इनकी आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है, बहुत ज्यादा ये एक्सिस बना हुआ है बड़े अरसे से इन दोनों मुल्कों का, जिसमें कि एक दूसरे के साथ दिफाई ताउन भी कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन भी कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक बात आती है कि ये जम्मू कश्मीर में जो हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी है उसमें इसराइल का भी बड़ा रोल है। एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान जो जारियत इन्होंने की तो उसमें भी कुछ एनालिस्ट तो ये कहते हैं कि उन्होंने वहां से भी मदद ली किसी किस्म की इंटेलिजेंस या जिस की भी ली। तो वो तो इन दोनों मुल्कों को जो एक इससे मसला है वो इसलिए भी है कि आपस में दोनों मुल्क जो हैं इनकी बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशन एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जनरल साहब, एक और अगर पर्सपेक्टिव, थर्ड पर्सपेक्टिव, अमेरिका है, चाइना है, यूरोप, तीन बड़े आलमी खिलाड़ी हैं। आपके नज़दीक ये जो दफाई मुआहदा है इन तीनों की पॉलिसियों को किस तरह मुतासर कर सकता है? क्योंकि ये भी एक डिबेट इस वक्त हुई है कि जी ये क्या करेंगे तीनों साइड जो हैं, इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है जी? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। मैं ये कहूँगा जी कि लकीली यूं कह लें कि सऊदी अरेबिया यूनाइटेड स्टेट्स का भी दोस्त है, ईयू का भी दोस्त है, और चाइना के साथ भी उनकी फ्रेंडशिप है। पाकिस्तान की फ्रेंडशिप चाइना के साथ भी है, यूएसए के साथ भी, और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा बिजनेस है और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईयू के साथ भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो मुआहदा है, ये दोनों मुल्कों के, ये सारे मुल्क दोस्त हैं, ठीक। इसलिए कोई भी बड़ा अपसेट नहीं होगा। हाँ, जहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की कंपटीशन की बात आती है, तो वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बहुत ही अक्लमंदी के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने इंटरेस्ट गार्ड किए हैं, हाँ। और कभी भी ये नहीं हुआ कि हमारे जो चाइना के ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए हों या मुतासर हो गए हों अमेरिका की वजह से, या अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाइना की वजह से हों। और लास्ट पॉइंट ये कहना चाहूँगा, चाइना हमारा बहुत करीबी दोस्त है, उसकी जो फ्रेंडशिप है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, आपने देख ही लिया, अभी हालिया वॉर में भी देख लिया, उसके ऊपर पाकिस्तान कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और मेरे ख्याल में ये जो मुआहिदा हुआ है, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि सारे दोस्त हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट के बगैर ये मुआहिदा हो नहीं सकता था, ये नॉलेज के बगैर। वेरी इंटरेस्टिंग। और अब जो इसका चलना है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के दोनों दोस्त ममालिक हैं उनके दरमियान ये मुआहिदा है, तो इसलिए मैं इसको कोई अलार्मिंग नहीं समझता हूँ वेस्ट के लिए और चाइना के लिए। बिल्कुल ठीक। जॉर्ज साहब, जो जनरल साहब अभी बात कह रही हैं, ये चीज़ इंटरनेशनल दुनिया में भी बड़ी इस बात पे हाईलाइट हो रहा है कि ये मुआहदा नहीं हो सकता था अगर यूएस के अंदर बाइंग ना होती पाकिस्तान के साथ, उनके ताल्लुकात और सऊदी अरब के साथ। अब मैं सऊदी अरब इस वक्त इसके साथ, इसका भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा अलॉन्ग विद इट, सऊदी अरब इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के मंसूबे ला रहा है। आपको लगता है ये जो दफाई मुआहदा हुआ है इन सरमायाकारियों को मजीद महफूज और तेज रफ्तार बना सकता है जी? जी बिल्कुल, आपके सवाल के दो पहलू हैं। तो पहला जो है, अच्छा मैं उस पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बिल्कुल इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, और उसमें हम जिस तरह अभी जनरल साहब ने चाइना और अमेरिका के साथ, जिस तरह दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और जिस तरह हमने उनको बिल्कुल अलग अलग रखा है, और क्योंकि उनकी नेचर भी मुख्तलिफ है, हालांकि दोनों ही ताल्लुकात अपनी जगह पर बहुत अहम है। चाइना के साथ हमारी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, तो उसमें हम जिस तरह से एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को दूसरों को इफेक्ट नहीं होने देते, इसी तरह जो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात हैं उसमें हम दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को नहीं आने देते। वो एक बिल्कुल जो है ना, एक बहुत ही मुनफरिद किस्म का, एक बरादराना किस्म का जो है ना, एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, और उसमें दोनों मुल्क जो है वो बिल्कुल जाहिर है कि वो अपने जो है ना इंटरेस्ट और अपने जो ट्रस्ट है उनका आपस में, और जो अपना इतमाद है और जिस तरह से वो समझते हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए अपनी म्यूचुअल सिक्योरिटी के लिए और अपनी म्यूचुअल जो है ना
वेलफेयर के लिए उस तरह आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ये अलबत्ता मैं समझूंगा उसमें दूसरे मुल्कों से पूछेंगे तो नहीं वो, लेकिन ये जरूर है कि उसमें मेरा ख्याल है कि वो मुखालफत को ऐसी नहीं है, चाइना की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक। ना ही तो अमेरिका की नजर आती है। अच्छा, अब आपने जो देखा दूसरी बात की कि इस मायदे से क्या वो जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है, खुसूसन इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन, जिसके बारे में आपको पता है कुछ सालों से ये बात भी हो रही है, बहुत से मंसूबों पे भी बात हो रही है, वो रिफाइनरीज की भी बात हो रही है, माइनिंग सेक्टर में भी सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो बिल्कुल ये कैटलाइज हो सकती है, क्योंकि जाहिर है जब आप इस किस्म का मुआहदा करते हैं तो आपका जो एतमाद जो पहले ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत ही ज्यादा है वो मजीद इन्हांस होता है। और जो है ना, और फिर आप चाहते हैं कि ये जो है ना, ये जो जिस तरह का ताउन है, जब आप इस किस्म के उसमें आ जाते हैं लिंकेज में, तो आप चाहते हैं कि वो बाकी जो सारे शोबे हैं उन तक उनको तक ताउन भी जो पहुंचा है जाए। बिल्कुल सही। अच्छा जैन साहब, एक और चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो बड़ा आय कर रही हैं इस ये जो डिफेंस कॉर्पोरेशन हुई है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, आपको लगता है डाउन द रोड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ ऐसा ही डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ चाहेंगी? और पाकिस्तान की नोइंग ऑपरेशन बनियाल मरसूस के बाद जो सिचुएशन इवॉल्व हुई है पाकिस्तान की इस रीजन के अंदर, आप कोई गेम चेंजर एक्चुअली में पाकिस्तान में होते देखते हैं सारी सूरत हाल में? जी बहुत शुक्रिया। जैसे एम्बेसडर जौहर सलीम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, और इसी तरह बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अगर आप देखें कतर है, यूएई है, बहरीन है, अभी कतर में जो फुटबॉल मैचेस हुए थे, वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी, बहरीन की फ़ौज में बहुत सारे लोग हमारे हैं, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई की फोर्सेस को रेज करने में, ट्रेन करने में पाकिस्तान हमेशा शामिल रहा है। True. और अभी रिसेंटली आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी कतर के जो रूलर्स हैं उनसे भी मुलाकात हुई, और बाकी लोगों से भी हुई। तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि सभी मुल्कों को ये एक एहसास हुआ है कि अपनी वो सिक्योरिटी जो है वो आउटसोर्स नहीं कर सकते। सिक्योरिटी हमने आउटसोर्स की हुई थी तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही हजीमत उठानी पड़ी, खासकर कतर में। और ये एम्बेरसमेंट सिर्फ कतर के लिए नहीं है, ये एम्बेरसमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी है कि उनका सेंटकॉम फॉरवर्ड उधर है, 10,000 फौजी हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खर्च करता है कतर, और वहाँ पे ये वाकया हो गया। तो कमिंग बैक टू आपका जो क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि इसी तरह का मुआहदा हो, या जो पहले कोऑपरेशन हो रही है उसको फर्दर सीमेंट किया जाए और फर्दर बढ़ाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान, जैसे आपने कहा है कि एज अ कौम पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने माशाल्लाह अपना लोहा मनवाया हमेशा, और आगे भी अल्लाह ने चाहा तो ये कर्म होगा। ये सब की अच्छी हमारी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, आई थिंक इसकी ऊपर अल्लाह की एक कोई ब्लेसिंग है उनके ऊपर और हमारे मुल्क के ऊपर। तो आगे ये मुझे उम्मीद है कि इज्जत बढ़ती जाएगी। क्या इस तरह के मौके होंगे या नहीं, पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं कर सकते, कब होंगे कैसे होंगे ये कहना ज़रा मुश्किल होगा। फिलहाल हमें फोकस करना चाहिए जो हो गया है, इसको हम कैसे सीमेंट करें, कैसे अच्छी तरह आगे। बिल्कुल ठीक है। मेजर जनरल रज़ा मोहम्मद साहब, जौहर सलीम साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। IMF के तकरीबन 50 शराइत में से बेशतर पूरी हो चुकी हैं। गैस टैरिफ एडजस्टमेंट, टैक्स छूट का खात्मा और कफालत प्रोग्राम के ज़रिए रकूम की मुंतकली, लेकिन FBR का टैक्स हदफ और बजट सरप्लस अभी तक हासिल नहीं हो सके। दूसरी तरफ माली साल 2025 और 26 के सिर्फ 2 माह में तजारती खसारा 30% बढ़कर $6 अरब से तजावुज़ कर गया है। ये सूरत हाल जाहिर करती है कि इस्लाहात के बावजूद खसारे का दबाव बढ़ रहा है और फौरी इक़दामात नागुज़ीर है। इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए मेरे जो इस वक्त ज्वाइन किया है दानियाल अजीज़ साहब ने, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, इकॉनमी को बड़ा अच्छा समझते हैं। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, हुकूमत ने बेशतर IMF शराइत पूरी कर ली हैं मगर टैक्स हदफ 1 और बजट सरप्लस हासिल नहीं हो सके। आपके नज़दीक
इस नाकामी की बुनियादी वजूहात क्या हैं? जी, इसकी बुनियादी वजह यह है जी कि एफबीआर जो है वो अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट नहीं पूरा कर रहा, और इसके बावजूद के मुख्तलिफ अंदाज़ों से एफबीआर को रिफॉर्म किया गया है, लेकिन उसमें जो डिफ़िकल्टी है वो ये है कि जो एफबीआर में रिफॉर्म किया गया है इंसेंटिव्स बेस्ड, जिसमें 5 तनख्वाहों तक कुछ अफसरों को मिल रही हैं माहवार, उसका जो तरीक़ेकार है वो इतना पेचीदा बना दिया गया है और इतने कम अफसरों पे वो मुश्तमिल है कि उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन की मुमकिनात ख़त्म हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेडिशनल आपका परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम है जिसको एसीआर कहते हैं जी, उसकी ना तब्दील होने की वजह से जो बुनियादी पॉलिटिकल कल्चर है या एक डिपार्टमेंटल कल्चर है एफपीआर में, वो उसी तरह चल रहा है। और इसमें जो है सिर्फ उसका कंपोजर जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है, और जो नॉक ऑन इफेक्ट था मुख्तलिफ किस्म के डिजिटल इनिशिएटिव्स के, ई इनिशिएटिव्स के, जिसमें ट्रैक एंड ट्रेस है, पॉइंट ऑफ सेल है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स फॉर्म्स है, और उसमें जो फेसलेस सिस्टम इन्होंने जैसे इंट्रोड्यूस किया है कराची में, वो सारे दरे का दरा रह गया। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर आपकी ह्यूमन रिसोर्स तैयार ही नहीं है, ठीक, क्योंकि जब तक उनको अपने तनख्वाह पे तो गुजारा ही नहीं है, तो जब तक आप उनको सही तरह से हैंडल नहीं करेंगे, यानी आप ये देखें कि सिर्फ 20% को 5 तनख्वाहें मिल रही हैं और उसके बाद 20% और को 4 तनख्वाहें मिल रही हैं। चलें ये दोनों हिस्से तो हम कहते हैं समझ गए कि ये अपना इनका इंसेंटिव ठीक है, तो जो बाकी 60% है वो तो सारा तरस रहा है, और ये भी 40% को नहीं पता कि अगले महीने इन्होंने 4 वाली या 5 वाली तनख्वाहों में होना है कि नहीं होना। ट्रू। लिहाजा फिर वो क्या करेंगे, वो उसी पर रिलाय करेंगे जो उनका पुराना तरीकाकार था कि वो मुख्तलिफ और तरीकों से अपना खसारा पूरा करेंगे, जिससे वो माहवार, इसको कहते ही मंथली है, ब्यूरोक्रेटिक टर्मिनोलॉजी में इसका नाम ही मंथली है क्योंकि ये माहवार है। बिल्कुल सही है। अगर हम जुलाई और अगस्त की बात करें तो तजारती खसारा जो है वो $6 अरब से ऊपर चला गया है, और कहा जा रहा है जी दरामदाद में इजाफे को सबसे बड़ा इसमें एक कंसर्न समझा जा रहा है। आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। ना सिर्फ के खसारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे जैसे आप कंज्यूमर इकोनॉमी को दोबारा स्विच ऑन करेंगे, जब आपने इंटरेस्ट रेट कम किया तो आपने बैंकारी निज़ाम के साथ कोई और गुफ्तगू नहीं की कि भाई पुरानी वाली जो बुरी आदतें थी हमारी वो हमने नहीं करनी, हमने फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है। जाहिर बात है जब बैंकों के मालकान जो है वो सारे वही हैं जिनके पास कंज्यूमर आइटम्स की फैक्ट्री हैं, जैसे गाड़ियां हैं या मोबाइल फ़ोन है या फ्रिज है या एसी है या टीवी है या जितनी मर्जी आप गिन लें, तो उसमें जाहिर बात है उन्होंने बैंकों से पैसा लेके उसकी किश्तवार तरीक़ाकार बना के वही चीज़ें बेचनी है। तो जब आप देखें कि ये जो एडवांसेस टू प्राइवेट सेक्टर है, जब इनकी कैटेगरीज आप देखें तो इसमें आपको ये पता चलता है कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी वो सबसे कम है, और जो एग्रीकल्चर का हदफ है वो तो कभी पूरे नहीं हुआ। ये प्रोडक्टिव सेक्टर्स है। जो कंज्यूमर सेक्टर्स हैं वो आनन फानन जो है 600 700 800 बिलियन में चले जाते हैं, और ये वो प्रोडक्टिव सेक्टर, वो सेक्टर्स, कंजम्पशन सेक्टर्स ये फाइनेंस कर रहे हैं जिनकी हाई इंपोर्ट कंपोनेंट है, तो नेचुरली वो खसारा फिर बढ़ना है। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, तो ये सारा बैंकारी निज़ाम के साथ मुंसलिक है कि एक्चुअली वो अरबों खरबों रुपए किस तरफ भेज रहे हैं, और वो फिर इकोनॉमी को अपने पीछे पीछे खींच लेती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर गैस के और बिजली के टैरिफ एडजस्टमेंट जो हमने देखा है उसकी बात करें तो उसने अवाम पर नंबर 1 और सनतकार पर कितना बोझ डाला है, क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि जी ये लॉन्ग टर्म एक इस्तेहकाम आ जाएगा इस पूरी सूरत हाल में। इस वक्त अगर हमने टैरिफ एडजस्टमेंट की है तो वो ठीक है, ये अपना यूनिफॉर्म टैरिफ बना के, मैं आपके साथ बिजली की बात कर रहा हूँ पहले जी। जो यूनिफॉर्म टैरिफ इन्होंने बनाया तो वो डिस्कोस जिनमें बहुत बड़े लॉसेस हैं, जैसे कि मसलन पेस्को है, जैसे मसलन हेस्को है, जैसे सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है, केस्को है, क्वाइटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, तो वो जो लॉसेस हैं वो फिर सारे के ऊपर सारे के बिलों में इजाफा होता है। हाँ। यानी आप फर्ज करें कि इस्लामाबाद का जो आईएसको है, अगर ये 99% अपनी बिलिंग पूरी कर रहा है तो इनका 1% बिल बढ़ना चाहिए लॉसेस की वजह से। लेकिन चूंकि केस्को के, हेस्को के, पेस्को है, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, क्वेटा, सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये सारे जमा होके फिर हमारे जो बाकी
डिस्कोस हैं उनके ऊपर कस्टमर पे बोझ बनता है तो बिजली के बिल बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये क्यों लॉसेस है, क्योंकि ये चोरी है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हमने जो 600 अरब की चोरी गवर्नमेंट खुद मानी, 600 अरब रुपए की बिल्कुल गवर्नमेंट खुद मानी थी। इस साल वो कहते हैं कि 198 यानी 198 बिलियन जो है हमने कम कर लिया चोरी को। और सबसे पहले कौन बोला? नेपरा, कि ये बात गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तो अब ये फैशन बन गया गवर्नमेंट का झूठ बोलना। आज वर्ल्ड बैंक की खबरें लगी हुई है कि रिपोर्ट दी है उन्होंने। आपको पता है उन्होंने पाथवेज टू प्रॉस्पेरिटी में क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि ये जो अगर प्रॉस्पेरिटी आपने कर लिया तो अपना डाटा सीधा करें, आपके स्टैटिस्टिक्स सारे गलत हैं, आप अपना 2011 का एक्ट इंप्लीमेंट करें, ये सारे के सारे आपके स्टैटिस्टिक्स जो है इनमें गड़बड़ है, ये साफ लिखा है उन्होंने। बिल्कुल सही। तो ये उन्होंने मीन देख नहीं रखी है। तो ये झूठ बोलना जो है अवाम के साथ, ये हमारा वतीरा बन गया। और ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा हूँ, अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने मीटिंग कॉल की थी फेडरल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। उसमें जब उन्होंने पूछा कि ये सारे हमारे डाटा जो है ये 10-10 साल पुराने क्यों है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो डाटा मौजूद है, हमें रोका जा रहा है कि ये मत दें। तो आपका क्या ख्याल है, कौन रोक रहा है उनको? ये शिपिंग या रेलवे का मिनिस्टर? जाहिर बात है उनका मिनिस्टर रोक रहा है, वो प्लानिंग के तहत है, तो वो कह नहीं सकते। ठीक, तो उनकी सब सस्टेनेंस की उन्होंने। तो जब ये हालत हो जाए कि आप अपनी कारकर्दगी पे इतना शर्मिंदा हैं कि आप झूठ बोलने पे और पुराने फिगर देने पे और बेचने पे, अब तो पुराने फिगर भी नहीं दे सकते। आपको पता है बेरोजगारी पाकिस्तान का कितना बड़ा मसला है। और ये इस साल जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है, पहली मर्तबा पाकिस्तान में कि वहाँ फिगर ही कोई नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी मर्तबा आपसे मेरी इस पे बात हुई है, आपका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पे रिजेंटमेंट आती है डिस्कोज और जिनकोज की, और अब हुकूमत कह रही है कि जी इनकी निजकारी के लिए हम इकदामात भी उठा रहे हैं। इससे आपको डाउन द रोड क्या ओवरऑल इसका प्रीव्यू आता है? क्योंकि कहा तो बहुत अरसे से जा रहा है, लेकिन अगर डिस्कोज और जिनकोज को निजकारी कर दी जाती है तो इसके क्या फवायद या आपको क्या कंसर्न आज भी नजर आ रहे हैं अगर हुकूमत ये करती है? तो पीआईए प्राइवेटाइज हो गई है। पीआईए को छोड़े, पीआईए का एक होटल प्राइवेटाइज हो गया। पाकिस्तान स्टील मिल बंद पड़ी है, 10-15 साल हो गए, प्राइवेटाइज हो गई है। कोई चीज प्राइवेटाइज की है गवर्नमेंट ने पिछले 10-15 साल? मैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर रहा हूं, मुझे पता है कि इंतजामिया नहीं करने देती प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल नहीं करने देती, आप जितनी मर्जी ताकत लगा ले। तो ये हमें बताते थे जी अगले महीने, बस जून में प्राइवेटाइजेशन, बस अगस्त में प्राइवेटाइजेशन। पीआईए की बात कर रहा हूँ, अब वो किधर गई? सितंबर आ गया, बात ही नहीं कर रहे वो। सुनमन लुकमन बुकमन, बात खत्म। और इतनी बुरी तरह वो प्रोसेस को खराब किया गया, जानबूझ के इतनी शराइत रखी गई कि सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी ने बिड किया उसके ऊपर, बाकी सारे भागे जो सीरियस इन्वेस्टर थे। ट्रू। तो जब तक आप ये स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी को नहीं बदलेंगे, एक तरफ हमें ये राग अलापते हैं कि जी गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। दूसरी तरफ क्या है कि जो प्राइवेटाइजेशन लिस्ट है जिसमें गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ बिजनेस, यानी गवर्नमेंट ने बिजनेस से निकलना है, वो जितने भी हैं बिजनेस वाले वो कहते हैं नहीं ये स्ट्रेटेजिक है, इसको निकाल दे प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में से, ये भी स्ट्रेटेजिक है, इसको भी निकाल दे। यानी ये भरमार कर दी उन्होंने। जब प्रेशर आया आपके नहीं आपने करनी प्राइवेटाइजेशन, तो दूसरे हाथ से कान ऐसे पकड़ लिया कि ये अब स्ट्रेटेजिक हो गए। तो अगर वो बिजनेस स्ट्रेटेजिक है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस? इसका मतलब आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करें तो उसमें कह रहे हैं कि जी मरात का ख़त्म किया जा रहा है। इससे आपको लगता है कि जी सरमायाकारी में या बरामदाद में कोई असर मुरतब होंगे? क्योंकि अर्लियर ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे इनको काफ़ी लिवरेज थी हुकूमत की तरफ से, मरात में काफ़ी कुछ दिया जा रहा था, इसको आप फिर कैसे कंसोलिडेट करेंगे? मरात नहीं थे जी, ये इनके बारे में ये था कि जो कंपनियां यहाँ से प्रोडक्शन जो है चाइना से अगर शिफ्ट होगी या और ममालिक से शिफ्ट होगी तो यहाँ पर उनको सहूलत मिलेगी कि वो पोर्ट के करीब होंगे, यहाँ पर लेबर सस्ती है और पाकिस्तान जो है ना उससे मुस्तफीद हो सकता है क्योंकि वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में गिनी जाएगी। लेकिन अभी 5 साल हो गए हैं, यानी 2000 से लेके आज तक ये ऑनलाइन आ जानी चाहिए थी, पाकिस्तान उनको कर ही नहीं सका। वो बोझ बनती जा रही है, इसलिए बोझ बनती जा रही है कि पाकिस्तान ने इन एंटिसिपेशन की ऐसी चीज चलनी है, इनकी जो कैपेसिटी थी गैस की और जो बिजली की इस्तेमाल होनी थी उसके लिए तो इन्होंने फटाफट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपने चहेतों को, क्योंकि ये बड़ा लुक्रेटिव काम है। तो जब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, ऐसी चीज तो चले नहीं, अब वो एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है, अब आप और मैं उसका बिल दे रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, लास्ट जरा मुझे बताइएगा, अभी डेट की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा है लोन जो हम लोगों ने डेट देना है, दरामदात पे दबाव हम देख रहे हैं। इस सारे में आपको लगता है कि हुकूमत सीरियस ऑफ ब्रिंगिंग एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन देयर पॉलिसी और एनीथिंग लाइक दैट? क्योंकि क्लेम तो बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन एट द ग्रास रूट लेवल कहीं पर हम चीज़ें होती देख नहीं रहे। पाकिस्तान का एक, जैसे ये T20 है ना जी, बड़े शौक से लोग देखते हैं, ऐसे हमारे इंतजामिया का भी एक T20 है। वो T20 है इंतजामिया और IMF के खिलाफ एक दूसरे के दरमियान। जबकि IMF जो है वो कभी बॉलिंग करा रही होती है और इंतजामिया बैटिंग कर रही होती है, और कभी IMF बैटिंग कर रही होती है। जब वो आती है 6 महीने बाद, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, वो बैटिंग करती है और ये बॉलिंग करवाते हैं। और ये आपस में, ये सिर्फ इनका ये काम है इस इंतजामिया का कि हम किसी तरह इनकी कोई शरात माने ना कोई बहानेबाजी हम इस्तेमाल कर लें, आखिरकार हम प्रोग्राम में से निकल जाएं। और ये हमने 23 टाइम्स किया है पाकिस्तान की तारीख में, यानी आप समझ लें हर दूसरे तीसरे साल हमने ये काम किया। तो ये इनका फैशन है, और इसीलिए पाकिस्तान अपनी इस जगह पे पहुंच गया, क्योंकि ये डॉक्टर का तो कहना मानते ही नहीं है। ना इन्होंने चीनी छोड़नी है, ना इन्होंने वॉक करनी है, ना इन्होंने नमक छोड़ना है, ना इन्होंने टाइम से दवाई खानी है। ये कहते हैं बस हम वो मगरमच्छ बने रहे और कोई हमें छेड़े ना, और जब ज्यादा बात करें तो हम आंखें निकाल के कहें ठीक है जी हमने प्रोग्राम में नहीं रहना। अभी फिर इन्होंने तैयारी की हुई है। आपको पता है कि जो सॉवरेन वेल्थ फंड है वो एक IMF का मेन स्टिकिंग पॉइंट था कि इसका एक्ट तब्दील करके SOE एक्ट की गवर्नेंस के मुताबिक लाएं, और अगर इसको कोई बेचना भी है आपने तो वो पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन के कानून के तहत इंटरनेशनल प्राइस डिस्कवरी जो है वो बिडिंग में होगी, ओपन बिडिंग में, और उसके तरीकेकार सारे पाकिस्तान को पता है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, इन्होंने अभी तक सॉवरेन वेल्थ फंड में पाकिस्तान के जो मुनाफा बख्श गवर्नमेंट अदारे हैं, जिनको ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस, उनके अब ये टुकड़े करके अपने चहेते ममालिक को बेच के कहते हैं वहां से हम फॉरेन एक्सचेंज ले लें और हमें फिर रिफॉर्म ना करें, हम IMF को कहें कि आप भाग जाएं। ये नया अपना गेंद जो है ना, ये उसको टेम्पर कर रहे हैं बॉल को, जो मैंने आपको पहले स्पोर्ट बताया जो इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन अब ये रोल ओवर वीक है, कहा जा रहा है कि जी इसमें चीजें हो रही हैं। नंबर 2, क्या पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त IMF को सेटिस्फाई कर लेगी? चीजें आपको लग रहा है आगे चलती, या जो आपकी एप्रीहेंशन है आपको लग रहा है कि वो ज्यादा है? हो सकता है IMF के साथ हमारा ये प्लान कहीं दरमियान में रुक भी सकता है। IMF तो इनको 9 खून माफ कर रहा है जी, ये फिर भी नहीं इंसान बन रहे। आप देखें जब मार्च में IMF आई थी तो उन्होंने इनसे पूछा कि जी आपका कितना खसारा है इस साल। इन्होंने कहा 620 अरब रुपए का हमारा खसारा है। इसके बावजूद के 2.4 ट्रिलियन स्टेट बैंक ने अपना मुनाफा दे दिया हुकूमत पाकिस्तान को। तो मतलब तो इन्होंने कहा ठीक है ये हम हदफ ही खत्म कर देते हैं, ये सारा खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने 12.1 ट्रिलियन का हदफ रखा, वो भी नहीं इनसे पूरा हुआ। और इस साल तो मैं आपके शो पे मैंने कितने दफा कहा कि इस साल भी इनका पूरा नहीं होना। अब वो वक्त आ गया, सितंबर आ गया, अब ये इधर उधर लले कि जी हम कोई फ्लड का बहाना मार के, जैसे इन्होंने PDF में PDL में इजाफा कर दिया रातों रात कानून बदल के कि जी हमने बलोचिस्तान की सड़कें बनानी है। वो आपको अब याद आई है बलोचिस्तान की सड़कें? ये PDL में से बनी थी। आपको जब आप हवा में ट्रेन बना रहे थे उस वक्त नहीं बलोचिस्तान की सड़कें याद आ रही थी आपको? बेसिकली बात ये थी कि इनका रेवेन्यू नहीं पूरा हो रहा, तो इधर उधर से बहाने मार के ये टोटल पूरा कर रहे हैं। असल बात ये है कि जो आपका ताजर दोस्त ऐप था वो क्यों फेल हुआ? आपने क्यों नहीं वो कलेक्ट किया जो आप बराबरी का टैक्स करना चाहते? बिल्कुल ठीक, टैक्स सारे माफ कर दिए। आपने कहा कि आप IMF के साथ वादा किया एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे। अक्टूबर में कानून पास होने थे, जनवरी में कानून ये टैक्स लागू हो जाना था ताकि इस साल सैलरीड क्लास की चमड़ी ना उतारनी पड़े। अब आप फिर उसके ऊपर रिलैक्स कर रहे हैं। आपने जून में भी नहीं किया, अब सितंबर आ गया आपने फिर नहीं किया, अब आपको फ्लड का बहाना मिल गया। आप तो स्टेट बैंक तो तैयार था जंग का बहाना इस्तेमाल करने के लिए, वो चला ही 4 दिन, वो चलेगा। बिल्कुल ठीक है। दानियाल अजीज साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, ये वतन एक बार फिर गुर्बत, अफलास और महरूमियों के साए में डूबता दिखाई दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने हुक्मरानों के सब ख्वाब, सब दावे और सब वादे रेजा रेजा कर दिए हैं। खुशहाली की बातें महज सैराब निकली और तरक्की के नारे एक खोखली बाज़गश्त। आदादो शुमार चीख चीख कर बता रहे हैं कि गुर्बत का दायरा फैल चुका है और हर चौथा पाकिस्तानी इसकी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह महज 1% इजाफा नहीं, ये भूखे बच्चों के आंसू हैं, ये माँओं की सिसकियां हैं, ये बीमारों की
मजबूरी है और ये नौजवानों के टूटे ख्वाब है। 95% अवाम, 95% गैर रस्मी मईशत के अंधेरों में ठोकरें खा रही है, जहां ना कोई तहफ़्फ़ुज़ है ना मुस्तकबिल की कोई रोशनी। 85%, 85% मेहनत कश ऐसे शोबों में पिस रहे हैं जहां कम उजरत और गैर यकीनी कल ने ज़िंदगी को कैद बना दिया है। ये सिर्फ गुर्बत की दास्तान नहीं, ये एक कौमी अलमिया है, एक इज्तमाई कर्ब है, एक चीख है जो हमारे समाज के हर गोशे से बुलंद हो रही है। ये रिपोर्ट एक अलार्म है, ऐसा अलार्म जिसे सुनकर या तो हम जाग जाएंगे या फिर हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या हुक्मरान जागेंगे या फिर ये कौम खाली बर्तन बजाकर अपने हक की सदा बुलंद करने पर मजबूर रहेगी, जो 1947 से लेकर आज 2025 तक होता आ रहा है। इसी के साथ मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।